हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं राजेंद्र साहू आप सबका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के संग्रह में आज हम लोग उन प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे कि जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्न को पढ़ेंगे और एक एक के बारे में थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी का जो पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए। तो महात्मा गांधी जी कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ 1924 का बेलगांव अधिवेशन, तो उसमें अध्यक्ष चुने गए और एकमात्र बार मतलब एक ही बार कांग्रेस के वो अध्यक्ष चुने गए। महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक अग्रणी दूत थे और उनका कहीं न कहीं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान है आज भी पूरे देश और दुनिया में उनका लोहा माना जाता है। उन्होंने कांग्रेस से जुड़ कर के भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको ऊंचाइयों तक ले गए और कहीं न कहीं उनको उसमें सफलता भी मिली। आगे हम लोग देखेंगे गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में ना होकर के ये गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेज़ों के उसमें था और भारत में इस प्रकार की पार्टियाँ बनाना, इन सब के करना, अंग्रेज़ इस पर देशद्रोह और विभिन्न प्रकार के केस लगा देते थे, इनको मान्यता नहीं देते थे। इसलिए इन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और भारत की स्वतंत्रता को दिलाने के लिए अमेरिका में जाकर के 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। अब इस गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है समझेंगे लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना होती है। अब इसके बाद गदर पार्टी से रिलेटेड नेक्स्ट प्रश्न है कि गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो गदर पार्टी के एक सदस्य थे मोहन सिंह भागना, इनको गदर पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया। मतलब महात्मा गांधी का जो भारत वापसी होती है, मतलब दक्षिण अफ्रीका से लौटकर 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं और अंग्रेज़ लोग महात्मा गांधी जी की जो अपनी शैली है देश के लिए उनके करने के जुनून को समझ करके अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को अपने पक्ष में लेने के लिए कैसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा और इस कैसर-ए-हिंद की उपाधि को 1915 में महात्मा गांधी को नवाजा। इससे रिलेटेड और भी एक फैक्ट है कि महात्मा गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि कब त्याग की, कब छोड़ी या कब अंग्रेज़ों को वापस की। तो इसका जो हमारा प्रश्न बनता है इसमें ऐसे होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसमें महात्मा गांधी जी कैसर-ए-हिंद की उपाधि दुखित होकर के, उस घटना से दुखित होकर के वापस कर देते हैं। तो 1915 में मिलती है और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा देते हैं। इसी में दोनों प्रश्न मैंने आपको बताए। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई। कांग्रेस का जो इतिहास बताता है कि कांग्रेस जब स्थापित हुई 1885 में, तो उस समय कांग्रेस में सिर्फ कांग्रेसी हुआ करते थे, लेकिन आगे जाके कुछ युवा जो चेहरे शामिल होते हैं, तो कांग्रेस के कुछ सदस्यों का मानना था कि जो आज़ादी है वो ऐसे ही आंदोलन करने से और ऐसे ही क्या कहते हैं कि अधिवेशन बुलाने से नहीं होगी, उसके लिए हम लोगों को सड़क पे आना होगा, क्रांतिकारी कार्य करने होंगे। तो कुछ लोग जो शांतिप्रिय ढंग से देश की आज़ादी दिलाने के लिए कार्य कर रहे थे तो वो नरम दल कहलाते हैं, और जो लोग एक क्रांति के रूप में, क्रांतिकारी आमूल परिवर्तन के रूप में कार्य करना चाहते थे वो गरम दल कहलाते थे। और ये गरम दल और नरम दल की स्थिति 1907 सूरत अधिवेशन से पैदा होती है। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष रहते हैं। उसी समय से कांग्रेस में फूट हो जाती है और इसके बाद इस फूट का विलय 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होता है। इसी में एक प्रश्न और समाहित है कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो अंबिका चरण मजूमदार थे, उन्होंने 1916 लखनऊ अधिवेशन की
अध्यक्ष थी और इसी में ही कांग्रेस के नरम और गरम दल का विलय हो गया। आगे हम लोग देखेंगे मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर के लखनऊ अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की ताकि आगे जाके कांग्रेस में और कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग के साथ मतभेद ना हो पाएँ। आगे हम लोग देखेंगे स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की। स्वशासन मतलब हम लोग होम रूल लीग, अपना खुद का शासन चलाएं, इसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग नाम से 1916 में पूना स्थान पर होम रूल लीग की स्थापना की। इस संस्था का नाम है होम रूल लीग। तो इसी की स्वशासन को लाने के लिए होम रूल लीग की स्थापना की गई और किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एनी बेसेंट जी भी इसी होम रूल लीग से जुड़ी हैं, तो उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? तो सितंबर 1916 में मद्रास में की और ये मार्च 1916 में पूना में बाल गंगाधर तिलक करते हैं। उसके बाद एनी बेसेंट उनसे प्रभावित होकर वो भी सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। एनी बेसेंट थी, एक आयरलैंड की महिला थी और भारत आकर के रह गई और यहीं की नागरिक बन गई। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव, इसका प्रश्न कई बार आया हुआ है। प्रथम सचिव जार अरुंडेले थे और इनको एनी बेसेंट के होम रूल लीग का प्रथम महासचिव बनाया गया। भर्ती करने वाले सर्जेंट, ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न पर आप लोग समझेंगे, शब्द को समझेंगे, उसके बाद अपने आप उसका हल समझ में आ जाएगा कि भर्ती करने वाले सर्जेंट, जो शब्द है सर्जेंट का मतलब ही होता है कि किसी लोगों को बरगला के लोगों को उस करके भर्ती करना, किसी भी चीज़ की प्रोत्साहित करके भरना। तो महात्मा गांधी जी को सर्जेंट कहते थे, भर्ती का सर्जेंट, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों से अपील की और सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया कि आप लोग अंग्रेज़ों का साथ देंगे तो आगे जाके अंग्रेज़ हम लोगों को स्वतंत्र कर देंगे। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब महात्मा गांधी जी ने इन सब स्थितियों में भारत के नागरिकों को सेना भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया और आगे जाके अंग्रेज़ों ने सहयोग नहीं किया, तो फिर महात्मा गांधी जी को भर्ती का सर्जेंट कहा जाने लगा। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? साबरमती एक नदी है और साबरमती स्थान पर, मतलब गुजरात में एक साबरमती स्थान है, वहीं से साबरमती नदी के नाम से उस स्थान को प्रचलित है। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी ने अपना पहला आश्रम बनाया भारत में आकर के, क्योंकि पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका रहते थे। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? 1916 में अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है और साबरमती आश्रम वही साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उन्होंने 1916 में 1915 भारत आते हैं, उसके बाद 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया? चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा शामिल हुआ। प्रथम सत्याग्रह था, प्रथम आंदोलन था जिसमें वो शामिल हुए और सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को बिहार के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ला, उन्होंने आमंत्रित किया कि यहाँ पर जो बिहार में तिनकठिया प्रथा है इसके खिलाफ हम लोग सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी को बुलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे और उनकी अंग्रेज़ों की जो मांग है अंग्रेज़ों से उनको मजबूती के साथ रखा जा सके और आगे जाके तिनकठिया प्रथा को अंग्रेज़ लोग मान भी जाते हैं। इस पर फैसला भी आता है कि तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो मैंने बताया कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने भारत में तो जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो चंपारण सत्याग्रह से था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। वहाँ पर बोर युद्ध होता है, उन्हीं बोर युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी सत्याग्रह को अपनाते हैं और दक्षिण अफ्रीका से सीखकर भारत में इसका प्रयोग करते हैं। मैंने बताया कि पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का चंपारण बिहार में हुआ था। चंपारण का आंदोलन कब हुआ? चंपारण का आंदोलन 1917 में हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चंपारण सत्याग्रह के अभी 100 वर्ष पूरे हुए हैं। चंपारण का आंदोलन महात्मा गांधी जी के भारत में राजनीति में प्रवेश करने का सबसे बड़ा सत्याग्रह था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेज़ों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तो मैंने बताया कि आपको तिनकठिया प्रथा, मतलब 3/20 तिनकठिया प्रथा होती है। इसमें जो आप
नील की खेती करते थे। इसी के लिए लोगों को मजबूर किया जाता था और जो आपकी फसल होती थी उसका 3/20वां हिस्सा देना पड़ता था। इसी को महात्मा गांधी जी ने त्रिकटिया प्रथा के नाम से जो चंपारण सत्याग्रह था उसको किया और उसमें सफलता भी हासिल की। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया? तो महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के दौरान भूख हड़ताल की और इसके बाद मजदूरों की समस्याओं के लिए वहाँ पर मांगे रखी अपनी। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा ज़िले में कौन सा आंदोलन किया? तो उन्होंने खेड़ा ज़िले में जो आंदोलन किया था उसमें आंदोलन चलाया था कि कर नहीं आंदोलन, मतलब यदि कर नहीं देने के लिए वहाँ के जो कर्मचारी थे, वहाँ के लोग थे, वहाँ की जो ब्रिटिश कर्मचारी थे, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा खेड़ा में एक आंदोलन चल रहा था, उसका कर नहीं देने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ था आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर किया। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को भारत में लागू होता है और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना होती है। रॉलेट एक्ट क्या है? ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति, मतलब आपको किसी व्यक्ति से क्लियरिटी नहीं है, संदेह के आधार पर उस पर बिना मुकदमा दर्ज किए गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ ना तो कोई अपील होगी, ना कोई दलील होगी और ना कोई वकील होगा। इसलिए इसको रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के एक्ट कहा जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल शुरू हो जाती है और ये देशव्यापी हड़ताल महात्मा गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को करते हैं, क्योंकि जो एक्ट था भारत के लोगों के खिलाफ था और किसी एक न एक प्रकार से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने की एक साजिश थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, मैंने आपको बताया कि इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना होती है और ये भारत के इतिहास में, जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सबसे बड़ी नरसंहार है। इसमें लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है, ऐसा सूत्र बताते हैं। विभिन्न सोर्सेज के माध्यम से इसकी जानकारी मिलती है और इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, सिर्फ एक आंकड़े हैं और ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। एक ऐसा हत्याकांड था जिसमें लोगों को एक भी पल न निकलने के लिए न किसी प्रकार का बचाव किया गया और बल्कि उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, पंजाब का एक शहर है अमृतसर, यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? तो जनरल डायर, जो हमारे सेना के या पुलिस के जो अफसर होते हैं, ऐसे ही जनरल डायर थे, तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया। और उस गोली चलाने के पीछे जो कारण था कि वो सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल को इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में उन्हें आंदोलन कर रहे थे, तो उसी विरोध में उनको जेल में डाल दिया गया, सज़ा दे दी गई। तो उसी के विरोध में लोग आंदोलन कर रहे थे और उसी को लेकर के लोग बैसाखी के दिन इकट्ठे थे और इकट्ठे लोगों पर, निहत्थे लोगों पर जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? तो वही जो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दिया। इसमें मैंने बताया कि 1000 से ज़्यादा लोग मरने का जो आंकड़ा है, पहले ही मैं आपके इस बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। और इसमें एक कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाई, इस शब्द को बहुत अच्छे से हर एक व्यक्ति जानता है और हर एक व्यक्ति के कहीं ना कहीं ये जीवन में कहानियाँ सुनने को मिलती रहती हैं। ऐसे ही हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे नरसंहार में एक भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और वहाँ के जनरल डायर को हंसराज नाम के व्यक्ति ने जानकारी दी और उसके बाद जो घटना होती वो तो आप जानते ही हैं कि सुनकर ही आप दिल दहल जाएगा। इतनी नरसंहार की स्थिति की लोगों की लाशें ऐसी बिछी हुई थी जैसे खेतों में घास बिछा दी जाती है। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। एक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी, उसी समय रॉलेट एक्ट के समय ये विरोध शुरू हुआ और उसके बाद जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो शंकरन नारायण एक व्यक्ति थे, उन्होंने कार्यकारिणी परिषद से, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। किसी
किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की? तो लॉर्ड हंटर कमेटी में 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया इनकी अध्यक्षता में। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया, ताकि भारतीयों के बीच जो असहयोग की स्थिति बन रही है, विरोध की स्थिति बन रही है, जांच में कुछ भारतीयों का सहयोग रहे और भारतीयों के बारे में जो विचार धारणा बन रही है उस पर जलियांवाला बाग हत्याकांड से ब्रिटिश लोग अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में की? भाई अभी तक तो अंग्रेज़ों ने की, ब्रिटिश सरकार ने की, अब कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व जो आयोग है वो मदन मोहन मालवीय महामना जिनको कहा जाता है, और इसके सदस्य मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी भी थे। इनके आयोग बनाया और इसकी जांच करने के लिए हत्याकांड की वजह क्या थी और इसमें किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन किया गया, इस सब की जांच के लिए भारत की जो कांग्रेस थी उसने इसका गठन किया और इसके जो सदस्य थे गांधी जी और मोतीलाल नेहरू थे, जो अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। आगे हम लोग देखेंगे जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी। तो ये तो बहुत छोटा सा पॉइंट है। जल्ली नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने जलियांवाला बाग जब घटना हुई उसके बाद फिर उसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया गया और आज जलियांवाला बाग एक शहीदों के जो हमारे जलियांवाला बाग में नरसंहार हुए थे उनकी याद में स्मारक बनाया गया है। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू हुआ? तो खिलाफत आंदोलन जो था मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ, क्योंकि जो खिलाफत आंदोलन था ब्रिटेन सरकार का कहना था जो खलीफा का पद है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो दुनिया के तमाम जो मुस्लिम कंट्री थे उन्होंने इसका विरोध किया। तो इसी विरोध के साथ खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में भी होती है। अली बंधुओं द्वारा इस खिलाफत आंदोलन की पैरवी की गई और महात्मा गांधी जी द्वारा इसको सहयोग दिया गया। इसमें अगला प्रश्न इसी खिलाफत आंदोलन से इसका समर्थन ये था कि जो भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने आंदोलन को शुरू किया और इसमें जो कारण था टर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे जो खलीफा थे उस समय के, उनको हटाने की बात की गई और उनके समर्थन में खिलाफत आंदोलन किया गया। टर्की के खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन पूरे देश में 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। उसके बाद आगे जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में फिर क्रिस कॉन्फ्रेंस होती है 23 नवंबर 1919 को। इसके बाद खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी जी भी सहयोग करते हैं। असहयोग आंदोलन, सहयोग तो आपने शब्द सुना होगा लेकिन इसका मतलब नहीं, सहयोग न करना एक आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया जाता है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? फिर इसके बाद जब अंग्रेज़ों द्वारा रॉलेट एक्ट बनाया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, इन सभी के बाद महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन के सम्मिलित जो विरोध को मिलाकर के असहयोग आंदोलन खड़ा किया जिससे पूरे देश के लोगों से समर्थन मिल सके। ये थे हमारे टॉप 40 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इसमें दी गई जानकारी आप सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलता हूँ ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।